Good afternoon to all of you. Myself, Dr. Tarun, Assistant Professor, Department of Commerce, DAV PG College. Today, I am here with my new lecture for my MCOM 4th semester students, that is with Unit 3. That what is the cost component of a project. We are knowing that what is project? Project is that plan for undertaking that requires huge capital expenditure and a long gestation period. So that is a project. This all we have studied, that is its management, what is project, what is its life cycle for CPM, stages, function, everything. Now we are at unit 3, that what is the cost component of project. सबसे पहले आने के पहले हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट होती क्या है. What is the project cost? Project cost is that cost which is incurred in order to procure all project services and resources that is available in order to deliver the project successfully. कहने का मतलब परियोजना किसको कहते हैं और उसमें लगी हुई लागत क्या है. That means वो कॉस्ट जो पूरी तरह से जो भी प्रमोटर या एंटरप्रेन्योर होता है उसके मटेरियल को खरीदने में, सर्विसेज को लेने में, रिसोर्सेज जो भी है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और वो सारी कॉस्ट इसमें और अदर भी बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो सारी लागत, वो सारी कॉस्ट जो कि जब तक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली विद इन टाइम फ्रेम में डिलीवर ना हो जाए उसके पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जितने भी तरीके की कॉस्ट आएंगी उन सारी कॉस्ट को हम कहेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट. ओके, दैट मीन्स प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज इनकर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज in order to deliver the project successfully. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. क्यों ये महत्वपूर्ण है? इसलिए कि नो प्रोजेक्ट कैन वर्क विदाउट अ बजट. ठीक है, कोई भी परियोजना की शुरुआत आप एक बजट को प्रिपेयर किए बिना नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पूंजी क्या है? दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. क्योंकि जब तक हमारे पास पूंजी नहीं है हम किसी भी परियोजना की शुरुआत नहीं कर सकते. ठीक है, सो उसी तरह जब तक आप बजट नहीं बनाएंगे तब तक आप प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं कर सकते. सो नो प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल until unless you are preparing the proper budget for it. ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है. और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन सा होता है? सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज ओनली वन that is completed within the estimated cost that has been planned. जो लागत आपने किसी परियोजना के शुरुआत करने के पहले सोच रखी है, एक अच्छा प्रोजेक्ट वही है, एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छा नियोजन वही है. जो कॉस्ट आपने एस्टिमेट कर रखी है उसी कॉस्ट में आपने उस परियोजना को समाप्त कर दिया है. ठीक है, आपने खत्म कर दिया है. दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड द गोल्स, यू हैव अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स within the cost that has been set at the time of planning. तो इसलिए प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले से ही सोचते हैं, एस्टिमेट करके रखते हैं कि अगर हम ये परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं, if we are commencing this type of project, definitely it requires that much cost estimates and that has to be planned in advance. So इसलिए प्रोजेक्ट कॉस्ट की जरूरत पड़ती है in order कि successful project is one that is completed within the cost that has been estimated. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो कॉस्ट एस्टिमेट करी है उसके अंतर्गत आपने प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर पाए, आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आपके पास उतना एक्सपेंडिचर, उतना बजट है ही नहीं, तो आपका प्रोजेक्ट क्या होता है? असफल हो जाता है. दैट फेल्स because of the lack of the money, because the estimated budget that you have estimated, it is not fulfilling all the needs. कहीं ना कहीं वो exceed कर गया है, तो वो एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है. ठीक है, so this is the project cost. अब हम यहाँ देखेंगे कि जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है. एक एग्जाम्पल हम छोटा सा लेंगे कि सपोज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग. अगर आपको किसी अपने मकान का, अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना है
तो कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? सबसे पहले आप लैंड खरीदेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क लगवाएंगे, उसके बाद उसको मटेरियल खरीदेंगे, लेबर कॉस्ट लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगाएंगे, और साथ ही बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो ये सारी कॉस्ट मिलके बनती है कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और दिस इज द यूनिट दैट वी हैव टू स्टडी, दैट व्हाट इज द कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो बहुत सारी कॉस्ट, बहुत सारी लागत आती है जब आप किसी परियोजना की शुरुआत करते हैं। When you are going to commence any project, there are different components of cost that is inherited in order to have a successful completion of the project. Number 1 होता है fixed cost. Fixed cost क्या होती है? Fixed cost वो कॉस्ट होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, that does not change its life cycle throughout the time, ताकि किसी भी तरीका का कोई भी टाइम फैक्टर हो, क्वांटिटी फैक्टर हो, प्रोजेक्ट फैक्टर हो, किसी भी तरीके के फैक्टर से इस कॉस्ट में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। That fixed cost is a fixed cost which is fixed and it does not change because of any factor like quantity, time and other project factor. जैसे आपको अगर कहीं अपने सॉफ्टवेयर का बिजनेस लगाना है, ठीक है, so what is that fixed cost? That means rent you are paying for the company space, ठीक है, that means you are taking the system, ठीक है, then the license you are taking of the systems, then you are paying the salary. All these are the fixed costs, but it is fixed only for the short term until the project is completed. This cost can change in the long term when the project has been completed. ठीक है, तब तक ही फिक्स है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जब तक आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ये कॉस्ट चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कॉस्ट कैन चेंज। सो दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा आपका आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल से मतलब ही आप समझ रहे हैं, वरी मतलब चेंज, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंजेस depending upon the product or services that the project produces. ठीक है, कहने का मतलब वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो बार बार चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट या सर्विस जो वो प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो वो प्रोजेक्ट आउटपुट के फॉर्म में दे रहा है, उसके अनुसार हर टाइम ये वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, इसीलिए इस कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कॉस्ट एज अ वेरिएबल कॉस्ट। द थर्ड इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? दैट कॉस्ट विच इज विजिबल, विच इज अकाउंटेबल व्हेन वी आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। दैट मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो हमको प्रोजेक्ट करते समय दिखाई देती है, विजिबल रहती है, अकाउंटेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल क्या आप कह सकते हैं? मटेरियल जो यूज हो रहा है, ठीक है, आप जो ह्यूमन रिसोर्स यूज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स जो यूज हो रहे हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें कॉस्ट लग रही है, ठीक है। सो दैट डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which is visible and which is accountable in order to produce the output of the project. That means direct मतलब जो सामने दिख रही है आपको, invisible नहीं है, ऐसी cost को हम कहते हैं that's a direct cost. Next is the indirect cost. What is this indirect cost? Indirect cost is that cost that means जो दिखती नहीं है, that's not visible, जिसका कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट जब तक हमारा आउटपुट आ रहा है, इट हैज नथिंग टू डू एंड इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। इस तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, द रेंट, द वेजेस, द सैलरी, द ओवरहेड्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, द लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये सारी कॉस्ट ऐसी होती है जो हमें विजिबल तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के
लिए, ठीक है। सो इस तरह के कॉस्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। लास्ट इज द संक कॉस्ट। व्हाट इज द संक कॉस्ट? संक मतलब ही क्या होता है? मतलब फ्लोट, ठीक है। चीज संक हो गई मतलब खत्म हो गई, बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि sunk cost is that cost which has already been incurred but failed to produce its business value, and that means that cost has been lost. वो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने हर दिन की सब्जी खरीदते हैं, यू परचेज द वेजिटेबल्स फॉर ईटिंग एवरी डे, और सपोज आपने फ्रिज में वो वेजिटेबल रख दी और आप भूल गए, यू फॉरगेट, ठीक है। और फिर आप 2 दिन 4 दिन बाद किसी फल वेजिटेबल को देखते हैं, वो पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, ठीक है। नाउ यू कैन नॉट यूज दैट वेजिटेबल और फ्रूट। सो व्हाट इज दैट? दैट्स अ संक कॉस्ट। दैट मीन्स कि कॉस्ट तो आपने लगा दी, भाई पैसा देकर ही तो खरीदा था सब्जी और फल, ठीक है। सो यू हैव परचेज्ड, यू हैव इनकर्ड दैट कॉस्ट, बट आपने उसकी कोई वैल्यू को कंज्यूम ही आप नहीं कर पाए। यू आर नॉट एबल टू कंज्यूम द वैल्यू और द कॉस्ट दैट यू हैव बीन इनकर्ड इन ऑर्डर टू परचेज दैट प्रोडक्ट। मतलब वो पूरी तरह से आपका संक हो गया, लॉस हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। तो इस तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं संक कॉस्ट। ओके, सो यू नो व्हाट आर द 5 कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट? नंबर 1, फिक्स्ड कॉस्ट, जो कभी चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है। वेरिएबल, जो चेंज होती रहती है। देन डायरेक्ट, जो दिखती है सामने, विजिबल रहती है। इनडायरेक्ट, जो नहीं दिखती है लेकिन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए इसकी जरूरत है। और संक कॉस्ट, जिसकी वैल्यू आपने जो कॉस्ट इनकर कर चुकी है, बट इट फेल्स टू प्रोड्यूस टू गिव एनी वैल्यू, दैट मीन्स दैट इज प्रॉपरली टोटली लॉस्ट। तो इस तरह के कॉस्ट को हम कहते हैं संक कॉस्ट। So these were the cost component of a project: fixed, variable, direct, indirect, and sunk cost. Now we are coming to project financing. That means project को वित्त लेने के लिए कौन कौन से स्रोतों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। What are the sources that is needed for financing of a project? ठीक है। So सबसे पहला शेयर। शेयर क्या होता है? Total capital of the company is divided into small units, and that one unit is known as share. Share भी 2 तरीके का होता है, preference share capital और equity share capital. Preference के नाम ही से हमें पता चल रहा है कि when we are receiving the preference in 2 things, preference in receiving the dividend first, and in case the company is winding up, then in the preference of getting the repayment of capital first. So these are the preference share capital. और दूसरा होता है equity share. They are the owners of the company because they enjoy the voting rights. Okay, next is the issue of debenture. Debenture क्या होता है? That's a acknowledgement of a debt. एक ऋण पत्र होता है कंपनी से कि आपने एक तरह का बोरोड कैपिटल होता है कि आपने इतना प्रिंसिपल सम लिया है, एंड नाउ विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड टाइम यू हैव टू रीपे दैट मनी अलोंग विद प्रिंसिपल सम विद इंटरेस्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दैट मीन्स एक ऐसा ऋण पत्र जो आपको ये बताता है कि इतना पैसा आपने लिया है और इतने समय में विद इंटरेस्ट आपको ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है। दिस इज द डिबेंचर। नेक्स्ट इज द रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट इज व्हाट? रिटेन का मतलब ही बचा हुआ पैसा, जो आपके बिजनेस ने कभी प्रॉफिट किया था, आपने उस पैसे को बचा के रखा है, एंड नाउ यू आर यूजिंग दैट मनी फॉर द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द business. That's your retained or plowing back of profit. Next is the loans from financial institution. बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे परियोजना के लिए ऋण का स्रोत होते हैं, वित्त का स्रोत होते हैं, जैसे ICICI है, IDBI है, IFCI है, सिडबी है, नाबार्ड है, RRB है, बहुत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो हमें लोन देने के लिए हर टाइम तैयार हैं।
ठीक है, तो ये भी एक तरह का स्रोत है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से फाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंस मतलब फंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। जब हम किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक वित्त देते हैं, एक स्रोत होते हैं वित्त प्रदान करने का, तो ऐसे प्रक्रिया को हम कहते हैं परियोजना। और जब हम व्हाट आर दैट मीन्स परियोजना के बहुत सारे स्रोत, उसमें से एक है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्या होता है, बिजनेस एंजल्स। ये कौन होते हैं? बिजनेस एंजल्स, दे आर अ टाइप ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट कोई भी इन्वेस्टर होता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। किस लिए? जस्ट इन ऑर्डर टू टेक द इक्विटी स्टेक। इक्विटी स्टेक लेने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी उस बोर्ड में पोजीशन बनाने के लिए। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू हैव द कैपिटल गेन। ठीक है, और बाद में वो उस कैपिटल गेन का फायदा उठाते हैं। और ये एंटरप्रेन्योर की तरह भी हो सकते हैं जो बिजनेस को टाइम टू टाइम एक अच्छी हमेशा उनको एक अच्छे प्लान्स को बताते रहते हैं, उनको सुपरवाइज करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एंजल्स आर व्हाट? दे आर अ टाइप ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट which directly invest in a company just to take the equity stake and have the position in the board, and the main objective of this is to gain capital. Okay, next is the venture capital. What is this venture capital? Venture capital is that capital, it's a type of non-execution of board, जहां पे आप अपने शेयर के अपने कैपिटल के बदले में शेयर खरीदते हैं और अपनी नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन उस बोर्ड में बनाना चाहते हैं, और बाद में आप उस शेयर की वैल्यू हाई प्रॉफिट में बेच देते हैं। नाउ यू कैन सेल द शेयर्स एट अ वेरी हाई प्राइस। ठीक है, सो वेंचर कैपिटल दैट मीन्स दे आर द पर्सन हु जस्ट आपको अपने कैपिटल के बदले में इंस्टेड ऑफ देयर कैपिटल दे जस्ट परचेज द इक्विटी शेयर and have some non-executive position in that board, and finally they sell that share at a very very high price. तो ये भी एक तरीके का स्रोत होता है जो परियोजना को फाइनेंस करने में आप ले सकते हैं। एंड लास्ट इज द शॉर्ट टर्म लोन्स। Short term loans are the loans that is granted by the commercial bank in case of overdraft facility, cash credit facility, discounting of bills of exchange, and loans and advances. These are the facility that is provided by the commercial bank in order to have a good funding for the project. Cash credit क्या होता है? That means the amount that you have invested in the loan that is given by the bank to the person, and the interest is charged on the actual amount that has been withdrawn. Loans and advances क्या होता है? That means whether you are taking the money once the bank has granted the loan to you against some collateral security, and whether you are utilizing that money or not, bank is going to charge the full interest on the whole amount that is granted to the borrower. Next is the CAN overdraft facility. That is the facility that is given to the current account holder in the bank for the excess money that has been withdrawn. And last is the discounting of bills and exchange. That's an instrument between the three people. That's an agreement by drawer, drawee and payee. जहाँ पे drawer drawee के नाम पे बिल देता है, एक तरह का unsecured promissory note होता है, जहाँ पे यदि आपने क्रेडिट पे गुड्स दिया तो आपने कुछ टाइम दिया उसको, और मान लीजिए अभी तुरंत अब उसको पैसा चाहिए, आपको तुरंत पैसे की जरूरत पड़ गई ना, यू आर गोइंग टू बैंक इज गोइंग टू गिव यू द मनी, बैंक इज गोइंग टू चार्ज द सम कमीशन फॉर गिविंग द इंस्टेंट मनी, और ड्रॉर को तुरंत पैसा मिल जाता है, ड्रॉई को अपना समय मिल जाता है कि वो आराम से ड्रॉर को पैसा लौटा दे। तो when the bank discounts that promissory note, discount that bills of exchange, that's why it is known as discounting of bills of exchange. And the last is the planning capital structure. Capital structure क्या होता है? Structure मतलब arrangement of various parts. और capital structure क्या होता है? That means arrangement of capital in various parts. That means the proper proposition, proper combination of all the capitals
that is our equity share capital, preference share capital, retained earning, reserves, profit, in such a way that is needed for the long-term financing of the business, and so that the funds can be raised easily. That means planning हम क्यों करते हैं? क्योंकि इक्विटी क्या होता है? ओनर कैपिटल होता है, और डेट क्या होता है? बोरोड कैपिटल होता है। दोनों का कॉम्पोजिशन इस तरह से करने का कि आसानी से हम लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस को रेज कर पाए फंड, और हम अपने बिजनेस को आसानी से अपने प्रोजेक्ट को चला पाए। दिस इज द होल प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द composition of all the long-term capital, preference share, equity share, reserves, profit, in such a way that we are taking the long-term funds in a business, so that we can raise the funds easily, and that's totally the composition of debt and equity capital. Debt is the borrowed capital and equity is the owner's capital. So this is known as प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का जब हम नियोजन करते हैं, कैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करें ताकि हमारी जो फर्म है वो लेस रिस्की हो और हम मैक्सिमम रिटर्न पाए और आराम से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। दिस वाज ऑल विद द कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोजेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। दिस वाज ऑल। नाउ वी विल कम विद द बैलेंस शीट and the break-even analysis of a project. Thank you so much.